क्या करेंगे बेचारे। एक्चुअल में है क्या ना कि ये विद्यालय वालों की परेशानी है, वो चाह नहीं रहे हो कि यहाँ पे चले, उनके दिमाग में कुछ बदमाशी चल रही है। एक दो रूम भी इनका एंगेज किए हुए हैं, तो उनको लग रहा है कि बिजली का बिल ये भी दें, अकेले हम ही काहे दें। ये सब चल रहा है मामला। बहरहाल छोड़ो, वो सबसे हमसे मतलब। हाँ तो कौन समझाए, अब समझाना मुश्किल है ना। बहरहाल छोड़ो सब बवाल बेटा, हम लोग अपनी तरफ आते हैं। तो शुरुआत किया जाए बेटा भारतीय अर्थव्यवस्था की। एक आपको टास्क दिया गया था, घरेलू सीमा किसको कहते हैं। पहले इस पे बात कर लिए जाए, फिर आते हैं विषय पे। राष्ट्रीय आय तो पढ़ना ही है, बड़ा टॉपिक है, घबराइए मत, आराम आराम से पढ़ते हैं। घर पे नहीं पढ़ा, क्या समझ में आया? जी बेटा, नहीं एक बात की तो गारंटी है कि आपने ये नहीं पढ़ा होगा, समझ कुछ अलग लिया होगा। तो हम आपको बताते हैं, अभी चर्चा करते हैं। पहले एक हेडिंग बना लीजिए। कुछ लिखा है बेटा कि नहीं? अच्छा ठीक है, अब नीचे से कुछ दो लाइन लिख लीजिए। ये लाइन लिखा होगा ना कि राष्ट्रीय आय से हम लोग समृद्धि मापते हैं। लिखें, लिखें, राष्ट्रीय आय की गणना से हम, राष्ट्रीय आय की गणना से हम किसी अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय आय की गणना से हम किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक समृद्धि का पता लगाते हैं। तो एक बात तय हो गई बेटा कि राष्ट्रीय आय से हम लोग क्या पता लगाते हैं? आर्थिक समृद्धि। और एचडीआई से नहीं नहीं, आर्थिक विकास है ना बेटा, वो ह्यूमन डेवलपमेंट कह दिया, अलग चीज है। आगे लिखें, राष्ट्रीय आय की गणना के, राष्ट्रीय आय की गणना के प्रक्रिया का वर्णन सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की प्रक्रिया का सर्वप्रथम वर्णन साइमन कुजनेट्स ने किया। साइमन कुजनेट्स अर्थशास्त्री का नाम है बेटा। किसने किया बेटा? साइमन कुजनेट्स ने किया, जिसके लिए उन्हें 1971 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अर्थशास्त्र का क्या बेटा? नोबेल पुरस्कार दिया गया। मतलब कि किसी देश की राष्ट्रीय आय कैसे निकाली जाए, यह प्रक्रिया विस्तार से समझाया किसने बेटा? साइमन कुजनेट्स ने समझाया। क्लियर है? और बहुत बड़ा काम था उनका बेटा, बिग वर्क था। उन्होंने वो प्रोसेस बताया कि किसी देश की राष्ट्रीय आय ऐसे निकाली जा सकती है, तरीका बताया, है ना बेटा। और आज की डेट में उन्हीं तरीकों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। क्लियर है बेटा? अब हेडिंग बना लो, घरेलू सीमा। डोमेस्टिक रीजन इंग्लिश में कहते हैं, घरेलू सीमा क्या है। पहले छोटे छोटे शब्दों को बेटा निपटा लें, है ना, क्योंकि जब राष्ट्रीय आय पढ़ने लगेंगे हम लोग तो ये सब शब्द आएंगे, वहां रुक रुक के व्याख्या करना ठीक नहीं है, पहले ही सब क्लियर हो जाए।
यानी अर्थव्यवस्था में जब घरेलू सीमा शब्द का प्रयोग किया जाए तो इसका क्या अर्थ होता है? जैसे हम घरेलू सीमा शब्द का प्रयोग करते हैं, दिमाग में तुरंत एक चीज फ्लैश आउट होती है कि प्राकृतिक सीमा, यानी देश की जहां तक बाउंड्री है, भारत देश जहां तक है, शायद उसी को हम लोग घरेलू सीमा कहते हैं। जवाब है कि उसे घरेलू सीमा नहीं कहते। घरेलू सीमा हमेशा प्राकृतिक सीमा से बड़ी होती है। प्राकृतिक सीमा इसमें इन्वॉल्व है, यानी घरेलू सीमा में प्राकृतिक सीमा तो है ही है, लेकिन घरेलू सीमा खाली प्राकृतिक सीमा नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियां जहां तक संचालित हैं वो सब घरेलू सीमा है। तो क्या है, जरा ध्यान से सुने। किसी घरेलू सीमा में क्या क्या आएगा, पहले सुन लीजिए फिर लिखिए। घरेलू सीमा में प्राकृतिक सीमा तो आएगी ही आएगी, यानी जब हम किसी देश की घरेलू सीमा की बात करेंगे तो उसकी प्राकृतिक सीमा भी आएगी, है ना बेटा। इसके अलावा उसकी समुद्री सीमा भी आएगी। आपको पता है कि हमारे कोस्टल एरिया भी हमारे ही समुद्री सीमा में आते हैं, तो वो भी आएगी। दो देशों के बीच में परिचालित समुद्री जहाज और वायुयान से जो भी आय वगैरह होती वो भी घरेलू सीमा में आएगी। अपनी समुद्री सीमा में जो हम आर्थिक गतिविधियां करते हैं उसे जो आय होती है वो हमारी भौगोलिक सीमा के बाहर है, लेकिन फिर भी वह हमारी घरेलू सीमा में आएगी। बोल नहीं रहा बेटा। इसके अलावा विदेशों में जो हमारे राजदूतावास हैं, विदेशों में हमारे दूतावास है ना, वो भी हमारी घरेलू सीमा में आएंगे। बोल नहीं रहे। विदेशों में यदि भारत का कोई सैन्य अड्डा है, मिलिट्री बेस है, वो भी हमारी घरेलू सीमा में माना जाएगा। स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन बनाए जाते हैं, अभी पढ़ा नहीं है, आगे सब आएगा। सेज कहते हैं हम लोग। स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर बनाया है किसी देश ने, तो वो भी जिस देश का सेज होगा उस देश की घरेलू सीमा में जोड़ा जाएगा। जैसे मान लीजिए ब्रिटेन में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाया गया, जिसमें कहा गया कि कोई देश आके यहाँ फैक्ट्री लगाए, व्यापार करे, अपना सामान बेचे। मान लीजिए भारत वाले वहां जाके लगाते हैं, तो वो सब भारत की घरेलू सीमा में जोड़ा जाएगा। क्लियर है? एक बात समझ में आ रही है कि घरेलू सीमा प्राकृतिक सीमा तो है ही है, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा भी है। जेट एयरवेज का एक विमान अगर जाता है रशिया, यात्री लेके, वहां से यात्री लेके आता है, तो उसकी जो इनकम होगी वो भारत की घरेलू सीमा में मानी जाएगी। बोल नहीं रहे बेटा। विदेशी दूतावासों में जो खर्चा हो रहा है या आय कहाँ हो रही है, खर्चा ही हो रहा है, वो भारत की घरेलू सीमा में माना जाएगा। थोड़ा लिख लें। किसी देश की घरेलू सीमा, डोमेस्टिक रीजन, मात्र उसके भौगोलिक सीमा से ही संबद्ध नहीं होती। मात्र उसके क्या बेटा, भौगोलिक सीमा से ही संबद्ध नहीं होती, वरन उससे बृहद होती है, बड़ी होती है। वरन उससे क्या होती है बेटा, बड़ी होती है। तो क्या होती है बेटा, थोड़ा लिस्ट बना लिया जाए। हाँ लिखें, घरेलू सीमा के अंतर्गत निम्न को सम्मिलित किया जाता है। घरेलू सीमा के अंतर्गत निम्न को शामिल किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। ठीक है बेटा, क्रम से लिखिए। भौगोलिक सीमा, तो घरेलू सीमा में भौगोलिक सीमा है बेटा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन खाली भौगोलिक सीमा घरेलू सीमा नहीं होती। ठीक है। दूसरा, समुद्री सीमा। देश के नागरिकों द्वारा, देश के निवासियों द्वारा, लिखें नेक्स्ट, देश के निवासियों द्वारा समुद्री सीमा में की गई आर्थिक गतिविधि।
जैसे हम तेल निकाल रहे हैं, हम गैस निकाल रहे हैं, हम मछली पकड़ रहे हैं, ये सब क्या होगा, घरेलू सीमा में माना जाएगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट, दो या अधिक देशों के मध्य परिचालित, दो या अधिक देशों के मध्य परिचालित जलयान तथा वायुयान, जलयान तथा क्या बेटा, वायुयान। ठीक है। विदेशों में स्थित दूतावास, विदेशों में स्थित दूतावास वो घरेलू सीमा में माने जाते हैं, है ना बेटा? नेक्स्ट, विदेशों में स्थित सैन्य अड्डे, मिलिट्री बेस। नेक्स्ट पॉइंट, विदेशों में स्थित क्या बेटा, सैन्य अड्डे। अब यह है कि कोई देश विदेशों में अपना सैन्य अड्डा बनाया है, नहीं बनाया है, मिलिट्री बेस बनाया, नहीं बनाया, कुछ देश बनाते हैं। जैसे अमेरिका का देखोगे तो मुझे लगता है कि दुनिया के शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहां उसका मिलिट्री बेस ना हो। आपके हिंद महासागर में भी देखो तो उसका दियो गार्सिया में नेवी का नौसैनिक अड्डा यही यही बिल्कुल हमारे नीचे बहुत बड़ा नौसैनिक अड्डा है अमेरिका का। दियो गार्सिया एक द्वीप का नाम है। खैर ये आपसे पूछा गया, हिंद महासागर में है और अमेरिका के यहाँ नौसैनिक अड्डा है। गल्फ कंट्री में उसका सैनिक अड्डा नहीं है। मध्य एशिया में उसका कहाँ नहीं है, उसका नौसैनिक अड्डा। गुआम आइलैंड पे उसका सैनिक अड्डा नहीं है, वो चीन के बगल में है। तो जहां जहां अब ये है कि हमारे नहीं है हर जगह, हमारा आर्थिक सामर्थ्य नहीं है। हम छोटा मोटा उधर अफगानिस्तान के अगल बगल कहीं बना बना लेते हैं कुछ, वो अलग चीज है। लेकिन अगर कोई विदेशों में सैनिक अड्डे आपके हैं तो आपकी घरेलू सीमा के अंतर्गत वो माने जाएंगे। क्लियर है बेटा? लिखें, स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, ये सब के सब क्या माने जाते हैं बेटा, घरेलू सीमा में। कुल मिला जुला के अगर हर चीज आपको याद रहे ना रहे, बोले बेटा, एक चीज तो याद होगी ही होगी कि जो घरेलू सीमा होती है वो खाली प्राकृतिक सीमा नहीं होती, बड़ा हिस्सा है उसका प्राकृतिक सीमा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमेशा घरेलू सीमा प्राकृतिक सीमा से बड़ी होती है। ये दिमाग में आया बेटा? अब ये कि देखो बहुत सिंपल सी बात है कि राष्ट्रीय आय निकाली कैसे जाए, ये बहुत आसान नहीं है बेटा। और साइमन कुजनेट्स को नोबेल प्राइज फोकट में नहीं दे दिया गया, बहुत बड़ा काम किया होगा। तो कैसे राष्ट्रीय आय निकाली जाए? तो राष्ट्रीय आय निकालने के तीन तरीके हैं, इन तीन तरीकों से निकाली जा सकती है। एक को हम लोग कहते हैं उत्पाद विधि, दूसरे को कहते हैं आय विधि और तीसरे को कहते हैं व्यय विधि। तीनों में से किसी तरीके से राष्ट्रीय आय निकाली जा सकती है। बोल नहीं रहा बेटा? तो एक नोट बना के पहले लिख लो, बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की विधियां, नेशनल इनकम ज्ञात करने की विधियां। तो थोड़ा थोड़ा इस पे बात कर लेंगे और किताब उताब में थोड़ा सा देखना भी जाके बेटा, है ना। पहला, उत्पाद विधि। थोड़ा सा रोकिए, खाली लिखिए मत। उत्पाद विधि का मतलब यही है कि किसी देश में जितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, क्लियर है बेटा, वो देश ही खरीदेगा ना। बोल नहीं रहे? देश तभी खरीदेगा जब देश के पास पैसा होगा।
तो डेफिनेटली अगर मान लीजिए इस देश में 100 मोबाइल बनी है तो 100 मोबाइल इस देश के लोगों ने खरीदा है ना, तो कम से कम 100 मोबाइल की इनकम लोगों के पास है ना, वो नहीं रहे। तो ये माना जाता है अर्थव्यवस्था में कि जितनी चीजें का उत्पादन हुआ है वही उस देश की राष्ट्रीय आय बनती है। गौर से देखोगे तो घुमा फिरा के वही बनती है, चाहे वस्तु चाहे सेवा का जो उत्पादन हुआ होगा उसी की खरीद बिक्री से आय होती है। हम नौकरी करते हैं, सैलरी मिलती है, हम सामान बेचते हैं, पैसा मिलता है। तो उत्पाद विधि ये कहता है ना बेटा, आय विधि। अगर किसी व्यक्ति सभी आय पता हो जाए तो ये भी पता हो जाएगी कि उसकी इनकम कितनी है। बोल नहीं रहे, अरे आय ही इनकम है। व्यय, ये भी बड़ी मजेदार बात है कि अगर ये भी ना पता चल पाए तो ये पता चल जाए कि आप व्यय कितना किए हो। अब अर्थव्यवस्था में जाओगे तो व्यय को दो भागों में बांटा जाता है, उपभोग व्यय, निवेश व्यय। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ पैसा है, क्या करेंगे हम उस पैसे का? छुपा के रख लेंगे, दीवार उवाल में गड़वा देंगे। अरे बहुत सिंपल सी बात है बेटा, किसी के पास अगर पैसा है तो दो ही काम करेगा, या तो व्यय करेगा या तो बचत करेगा। जिसको उपभोग व्यय और निवेश व्यय कहते हैं। बचत को भी व्यय ही में शामिल कर लिया जाता है, लेकिन उसे निवेश व्यय कह देते हैं। जैसे आपकी सैलरी है, खाने पीने हर चीज पे आपने खर्चा किया तो उपभोग किया, जो बच गया वो क्या करोगे आप? बैंक में रख देंगे। अगर काला धन नहीं है तो, काला होगा तो गरीब में रख लें। सरकार इसे तो भड़कती काले धन से, जो प्रकाश में लाइए ना पैसा, छुपा के कहाँ रखे हैं। क्लियर है बेटा? तीनों में से कोई तरीका काम कर सकता है ना बेटा। उत्पाद विधि से राष्ट्रीय आय निकाली जाती है, व्यय विधि से भी निकाली जाती है और इससे भी निकाली। अब थोड़ा सा देखो बेटा, समझने की कोशिश करना। बाजार मूल्य समझते हैं, मार्केट प्राइस। हम ये चाह रहे हैं ना कि जब शुरू करें बेटा तो झंझट ना आए, हम उस पार निकल जाएं सफलतापूर्वक। बाजार मूल्य नाम सुना है? मार्केट प्राइस, और को कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। ये दो चीज आपको बहुत दिखेगी नेशनल इनकम में, है ना। तो अभी इसको क्लियर कर लेते हैं। बाजार मूल्य क्या होता है कि कोई वस्तु जो मार्केट में बिक रही होती है उसकी लागत का मूल्य नहीं होता। एक मोबाइल आपको अगर 50,000 की मिल रही है तो क्या 50,000 में मोबाइल बनी है? तो वो उसकी लागत मूल्य भी उसमें है, उसमें प्रॉफिट भी है और उसमें टैक्स भी है। बोल रही ना? तो ये सब मिलजुल के बाजार मूल्य बनता है ना, मार्केट प्राइस, जिसको एमआरपी कह देते हैं। ये मार्केट प्राइस में क्या क्या होता है बेटा? जो वस्तु बनी है उस वस्तु के बनने की कीमत, बनाने वाले का प्रॉफिट, और साथ में सरकार के टैक्स जो भी लगा होगा वो सब मिला के हो जाता है मार्केट प्राइस। तो अब ये मार्केट प्राइस जो होती है वो किसी वस्तु की वास्तविक कीमत नहीं होती। बोल नहीं रहे? जो बाजार मूल्य होता है वो किसी वस्तु की वास्तविक कीमत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि करों आदि से कीमतें बढ़ जाती हैं, और सिर्फ बकवास के अलावा कुछ नहीं होता। करों से कीमत अगर बढ़ी है तो लागत से थोड़ी बढ़ी है। अरे भाई, तेल की कीमत इतनी बढ़ी हुई है, काहे बढ़ी हुई है? डीजल पेट्रोल लादा है कस के सरकार ने टैक्स, और ला दीजिए, 500 रुपए लीटर हो जाएगा। तो 500 लीटर तेल की कीमत थोड़ा ही है। अब ये फर्जी वृद्धि है। अर्थव्यवस्था कहती है कि बाजार मूल्य पे कभी भी राष्ट्रीय आय नहीं निकाली जानी चाहिए। राष्ट्रीय आय जब भी निकालनी चाहिए वो साधन लागत पर, जिसको कहते हैं फैक्टर कॉस्ट, एफसी लिखा हुआ है। यानी किसी वस्तु को बनने में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ बस उतना जोड़ना है। बाजार मूल्य को जोड़ लोगे तो ये तो फर्जी आंकड़ा। अरे भाई, टमाटर का मूल्य जोड़ लोगे, फर्जी आंकड़ा नहीं आएगा।
₹200 किलो टमाटर का राष्ट्रीय आय में जोड़ोगे तो ये आपको नहीं लगता कि फर्जी मामला है? अभी टमाटर ₹1000 किलो हो जाए तो ₹1000 से गुणा करोगे। ये तो डिमांड सप्लाई से कीमतें ऊपर नीचे हो जाती हैं, टैक्सेशन से कीमतें ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो हमेशा अर्थव्यवस्था में कहा जाता है साधन। अभी वो सब चक्कर में मत पड़ो। बाजार मूल्य मतलब जो चीजें बाजार में जिस कीमत पे बिकने के लिए उपलब्ध हो उसको हम लोग कहते हैं बाजार मूल्य। ये तय हो गया। फैक्टर कॉस्ट माने उसमें लागत कितनी लगी है। प्रॉफिट ना उसमें शामिल होगा ना उसमें टैक्स शामिल होगा। इसको क्या बोलते हैं बेटा? साधन लागत है। ये ध्यान रहेगा ना, लिखना पड़ेगा। ये मामला बड़ा खतरनाक है, समझ लेना, नहीं तो लिख उख लेना। अगर कोई डाउट होगा हम आगे खा देंगे। बाजार मूल्य भी 2 प्रकार का होता है। स्थिर कीमत पर, और अभी हम बेसिक परिचय बेटा आपसे करा रहे हैं, ये सब बहुत जरूरी है। तब टेक्निकल इश्यू की तरफ जाएंगे ना तो खेल बिगड़ जाएगा। स्थिर कीमत का मतलब क्या है कि किसी वर्ष को सापेक्ष मान लें, उस साल जो सी कीमतें थी उसी कीमतों को हर साल हम काउंट करें। एक तो ये तरीका है, एक हर साल की कीमत को काउंट करें। बोल नहीं रहे बेटा। अभी ऐसा क्यों करते हैं अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। तो स्थिर कीमत पे भी किया जा सकता है। स्थिर कीमत मतलब जैसे किसी वर्ष को आधार वर्ष मान लिया गया। अब जैसे मान लीजिए हमने मान लिया कि वर्ष 12-13 की कीमतों को आधार वर्ष मानेंगे, तो अब जो भी राशि आए हम निकालेंगे आगे वो वर्ष 12-13 की कीमतों के आधार पर निकालेंगे। ये क्या हो गया बेटा? स्थिर कीमत पर। और चालू कीमत मतलब करंट जो कीमत चल रही होगी। अब ये सब काहे करते हैं, थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट में ये सब कोई झंझट नहीं होता। क्लियर है बेटा? तो शुरुआत किया जाए। बोल नहीं रहे बेटा, शुरू करें। और शुरू करने से पहले थोड़ा सा फिर देख ले, क्योंकि मैं डर रहा हूं कि शुरू करूं तो फिर आपको झंझट ना हो, हम फिर उस पार निकल जाए राष्ट्रीय आय की। इतना कोई मुश्किल नहीं बेटा। राष्ट्रीय आय निकालने का पहला पायदान है, पहली सीढ़ी है किसी देश के लिए कि आपको जीडीपी निकालना पड़ेगा। बिना जीडीपी निकाले राष्ट्रीय आय की गणना की ही नहीं जा सकती। इसलिए जब भी राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो सबसे पहला काम क्या होता है बेटा? जीडीपी निकाली जाती है। शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी, और नहीं तो राष्ट्रीय आय आप कभी नहीं निकाल पाएंगे। तो किसी देश की राष्ट्रीय आय गणना का प्रारंभ कहां से होगा? बोलो जोर से। जीडीपी। जीडीपी माने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, माने सकल घरेलू, आया ना घरेलू शब्द, सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू आया ना। अभी चक्कर में मत पड़ो बेटा, हम एक एक को बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा बेटा? जीडीपी। लेकिन जीडीपी हमेशा निकालेंगे एमपी, मार्केट प्राइस। एक बात ध्यान रखना, एमपी लिखा रहे चाहे ना लिखा रहे, है ना। अमूमन नहीं ही लिखा रहता है। तो नहीं लिखा है तो पक्का मान लेना कि बाजार मूल्य पर ही निकाला गया है। वैसे साफ साफ कहीं लिख भी दिया जीडीपी एट एमपी, ऐसे लिखा जाता है। इसको क्या कहेंगे? सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर। क्लियर है बेटा? तो हम एमपी नहीं लिखेंगे। हाँ, एमपी के अलावा अगर कुछ होगा तो वो लिखेंगे। तो अगर एमपी नहीं लिखा है तो मान लेना कि एमपी लिखा है ना बेटा। और कुछ और लिखा रहेगा तब तो कहानी साफ ही दिखेगी। क्लियर है? चलो लिख ही लो, कोई हर्जा नहीं है ना, आपके समझने के लिए। पहला काम ये करेंगे क्या बेटा? जीडीपी निकालेंगे, फिर हम जीएनपी निकालेंगे।
ये सब क्या होता है अभी मत पूछो। आप कहेंगे सर कब पूछें, अभी थोड़ा धैर्य रखो, पहले प्रक्रिया पे नजर गड़ाइए। सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, जीडीपी। जब जीडीपी निकल जाता है तो फिर हम निकालते हैं जीएनपी। ये क्या होता है जीएनपी वगैरह हम बात करेंगे बेटा, परेशान मत होइए। बिना समझाए हम मानते नहीं, क्योंकि मेरी भी जिद होती है। जैसे आप जिद्दी हो ना, तो मैं आखिरी जिद्दी हूं। मैं आपको बिना समझाए जाने नहीं दूंगा किसी हालत में, लेकिन मेरा अपना तरीका है, उस तरीके पे थोड़ा नजर रखिए। फिर हम निकालेंगे बेटा एनएनपी। क्लियर है? जब एनएनपी निकल जाएगा तो फिर हम निकालेंगे एनएनपी एट एफसी। एफसी माने समझ रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट। तो आप देख रहे हो बाकी जगह एमपी लिखा हुआ, यहां एफसी लिखा हुआ, छोटा सा नीचे लिखा जाता है। अर्थव्यवस्था किताब देखोगे तो वहां भी ऐसे ही लिखा मिलेगा, माने नीचे छोटा सा लिख दिया जाता है। ये कहानी कह रहा है कि ये क्या है बेटा, फैक्टर कॉस्ट पे निकाला गया। तो ये होती है राष्ट्रीय आय। एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी नहीं होती राष्ट्रीय आय। एनएनपी एट एफसी होती है हमारी क्या बेटा, राष्ट्रीय आय। तो कैसे शुरुआत करते हैं, पहले जीडीपी, फिर जीएनपी, फिर एनएनपी, फिर एनएनपी एट एफसी। लेखपाल की परीक्षा में आपसे यही पूछ लिया, निम्न में से राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो खूब बंदर का नाच नचाया आपको। जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी और जीडीपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी। तो एनएनपी एट एफसी ये राष्ट्रीय आय होगी। अब ये क्या ही सब ड्रामा है बेटा, क्लियर है? इसको थोड़ा समझना। हाँ, एक रूट और फॉलो अप कर लेते हैं। जैसे एक तो ये तरीका है ऐसे, लेकिन एक बात समझना, जीडीपी तो हर हाल में निकालना पड़ेगा। प्रारंभ श्री गणेश बिस्मिल्लाह जीडीपी से ही होगा। जीडीपी अगर नहीं निकाले तो राष्ट्रीय आय निकालने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन ये है कि जो रास्ता है वो दो रास्ता है, एक तो ये वाला और एक रास्ता ये वाला भी है। जीएलपी की जगह पे एनडीपी निकाल सकते हैं। फिर आ जाएंगे उसी जगह पे और फिर वहीं पहुंच जाएंगे। तो राष्ट्रीय आय निकालने के दो रास्ते हैं, लेकिन दोनों रास्ते कहां से शुरू होंगे, जीडीपी से। तो जीडीपी से आप इधर से बढ़ के आइए या उधर से घूम के आइए। जैसे जीडीपी से हमने पहले जीएनपी निकाल लिया, आप चाहें तो एनडीपी निकाल लें। कैसे निकालेंगे अभी सब बताएंगे बेटा। एनएनपी इधर भी आ गया, एनएनपी अब तो आ गए ना बराबरी पर। और फिर एनएनपी एट एफसी, वही तो है राष्ट्रीय आय। इसी को तो हम लोग कहते हैं क्या बेटा, नेशनल इनकम कहते हैं। क्लियर है? तो पहला बेटा प्यार से डायग्राम को बना लीजिए, क्योंकि इसी डायग्राम को एग्जीक्यूट करना है हम लोगों को, लागू करना है। जैसे जैसे मैंने लिखा है बस कॉपी कर लो, क्या है क्या नहीं है बाढ़ में जाए, उससे आपसे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, हो गया। एमपी नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, एफसी लिखना पड़ेगा, लेकिन लिख लो हर जगह एमपी। बताए होते तुम इधर बनाए होते। एनएनपी एट एफसी। हो गया बेटा।
NNP एट FC, लास्ट तक पहुंचिए। हर जगह MP रहेगा। अरे तो बड़ा गड़बड़ हो गया, बोलना चाहिए था बेटा, हम उधर दिखाए होते, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। अब थोड़ा सा आराम से, अभी भी कुछ और चीजों को क्लियर करना है। पहला ये बता दीजिए कि सकल और शुद्ध में क्या अंतर है। सकल को इंग्लिश में ग्रॉस कहते हैं और शुद्ध को नेट कहते हैं। चलो हम एक उदाहरण से आपसे पूछ रहे हैं, मुझे बताइएगा। जैसे एक बिजनेसमैन है, कोई बिजनेस करता है, कोई इसकी शॉप है, कोई इसकी दुकान है, कुछ भी करता है। अगर वो शाम को अपना वो पैसा वैसा जहां रखता है कैश बॉक्स में, मान लो उसकी दुकान है, और शाम को अपना कैश बॉक्स देखता है तो उसमें मालूम चलता है कि 70,000 रुपए है। क्या 70,000 रुपए उसकी प्रॉफिट है? ₹70,000 उसके कैश में जो दिख रहा है वो सब उसका प्रॉफिट है? क्या है वो ग्रॉस है ना। अब उसमें से कुछ पैसा वह होगा जो उसको देना पड़ेगा सामान की कीमत, है ना बेटा। तो वो पैसा अगर वो निकाल देगा, उसके बाद जो बच जाएगा वो उसका प्रॉफिट होगा, और उसको हम लोग कहेंगे नेट। हो सकता है कि उसमें से 50,000 रुपए सामान का पेमेंट उसको करना हो। बोल नहीं रहे, अरे भाई वो सामान बेचा है तब ना उसको पैसा मिला है, और सामान वो खुद थोड़ा ही बनाता है, वो भी सामान कहीं से खरीदा है ना। वो अलग बात है कि सस्ते में खरीदा है, 2-4 रुपए महंगा करके बेचा है, प्रॉफिट अपना कमाया है। तो वास्तव में जो प्रॉफिट उसको हो रहा है वो तो 2-4 रुपए का ही हो रहा है ना। पूरा कैश में तो भरा हुआ है कैश, लेकिन वो सारा कैश बॉक्स का पैसा आपके काम नहीं आएगा। बोल नहीं रहे हैं। चलो अभी नहीं समझ में आया तो हम बताते हैं। एक आदमी है, कोई बिजनेस करता है, और साल भर में मालूम चला कि उसने 20 लाख रुपया कमाया। ये 20 लाख उसकी इनकम है। हाँ इनकम तो है, लेकिन वो कौन वाली इनकम है वो जरा समझना पड़ेगा। वो इनकम है ग्रॉस इनकम, है ना बेटा। सकल आय है कितना, 20 लाख रुपए। अब 20 लाख रुपए कमाने के लिए उसने कुछ पैसा भी खर्च किया होगा। बोल नहीं रहे, अरे भाई 20 लाख रुपया कमाने, एक ठेकेदार है, वो ठेकेदारी में पैसा कमाता है तो कुछ पैसा लगाता भी तो है। वो पैसा जब निकाल देगा तब ना मालूम चलेगा कि शुद्ध आय कितनी हुई, नेट प्रॉफिट कितनी हुई। एक आदमी ने एक बिजनेस शुरू किया, उस बिजनेस से उसने 20 लाख रुपए कमाया। ये 20 लाख रुपए उसकी क्या है, ग्रॉस इनकम है। अब निकालना पड़ेगा उसकी शुद्ध आय। तो शुद्ध आय कैसे निकलेगी, उस 20 लाख को कमाने के लिए उसने कितना पैसा अपने घर से खर्चा किया। बताएं कितना खर्चा किया, बोले तभी ना निकालोगे। 30 लाख खर्चा। अभी तो बढ़िया बिजनेस है। 30 लाख खर्चा करके 20 लाख अगर कमाते हो तो मत करो ऐसा बिजनेस, है ना बेटा। तो जाहिर सी बात है 20 लाख तो आपको प्रॉफिट दिख रही है, लेकिन नेट प्रॉफिट जब निकाले तब होश उड़ा देने वाली स्थिति है कि 10 लाख तो घर से गया। बोल नहीं रहे बेटा। तो नेट जब तक आप पता नहीं करोगे तब तक एक्चुअल फिगर नहीं दिखेगी। वो तो बाहर घूम घूम के चिल्लाएंगे कि बिजनेस में 20 लाख रुपया कमाया। अब किसी ने आनंद ले लिया, 20 लाख कमाने में लगा होगा कुछ पैसा, तो बोल ही नहीं रहे हैं। कहा नहीं बोलिए, कह रहे 30 लाख लग गया। तो 30 लाख लगा के अगर आपने 20 लाख कमाया है तो ये पोल तब खुलेगी जब आपसे नेट इनकम पूछी जाएगी। तो नेट इनकम -10 लाख।
घर से गया। ग्रास समझ रहे हो? सब कुछ मिला जुला के नेट, उसमें जो खर्चा लगा हो उस खर्चे को निकाल दीजिए, तो जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा बेटा? नेट। तो ग्रास ग्रास जहां जहां जी दिख रहा है ना, वो सब ग्रास है। ग्रास आगे वाला ग्रास नेट। तो मुझे लगता है समझ रहे हो क्या हुआ होगा। ग्राफ को नेट में कैसे बदला जाता है? लागत को निकाल दीजिए, नेट हो गया। और ये डी और एन हो रहा है, देखो यहां भी डी यहीं एन हो गया, यहां डी यहां आके एन हुआ। तो डी माने डोमेस्टिक, एन माने नेशनल। ये हो गया घरेलू और ये हो गया राष्ट्रीय। क्लियर है? तो इस जी और इस एन पे फोकस किए रहना, और इस डी और इस एन पे। यहां डी फॉर डोमेस्टिक है, एन फॉर नेशन है। डोमेस्टिक माने घरेलू सीमा, एन फॉर राष्ट्रीय सीमा। अब घरेलू और राष्ट्रीय सीमा में क्या कोई अंतर है? अभी हम बात करते हैं, है ना बेटा? शुरुआत करिए। पहली हेडिंग बनाइए बेटा, जीडीपी। जीडीपी पहली हेडिंग बनाइए, जीडीपी। पूरा नाम आप जरूर लिख लीजिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या हिंदी में क्या कहेंगे बेटा? सकल घरेलू उत्पाद। परिभाषित करें, पहले सुन लीजिए, ताकि परिभाषा देते समय अगर हमसे कुछ गलती होगी तो हम सुधार लेंगे, लेकिन अभी तुरंत लिख लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले सुन लीजिए। किसी अर्थव्यवस्था के घरेलू सीमा में या किसी देश की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद लिख लो। किसी देश की घरेलू सीमा में, किसी देश की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। बोल नहीं रहे बेटा? क्लियर हो गया? अब इसमें कुछ शब्द आए हैं बेटा, अगर वो शब्द आपको तकलीफ ना दे रहे हो तो हम आगे बढ़ें, और नहीं तकलीफ अगर दे रहे हैं तो पहले उसको क्लियर कर लें। इसमें कुछ शब्द आए हैं। पहली चीज ये कि राष्ट्रीय आय को हमेशा मुद्रा में कन्वर्ट करके निकालना है, क्योंकि वस्तु और सेवा को बिना मुद्रा में बदले नहीं जोड़ा जा सकता। कार को टीवी के साथ कैसे जोड़ोगे? एक ने कहा कि टीवी को कार में बांध देंगे। कपड़े को कार में कैसे जोड़ोगे? तो कपड़े की कीमत निकाल लो, कार की कीमत निकाल लो, अब जुड़ जाएगा। गेहूं की कीमत निकाल लो, जुड़ जाएगा। मोबाइल की कीमत निकाल लो, जुड़ जाएगा। तो सबको अगर मुद्रा में बदल लें तो सबका जोड़ना संभव होगा। नहीं, आप राष्ट्रीय आय ऐसे बताओगे कि 5 लाख कार, 25 लाख टेलीविजन और 70 लाख मोबाइल और इतना कपड़ा, इतना गेहूं, इतना सब्जी, कौन समझ पाएगा भैया? कहा कि ऐसे मत बोलिए, नहीं पल्ले पड़ रहा है। आप सबको मुद्रा में बदल दीजिए, फिर जोड़ के बताइए,
समझ में आ जाएगा। क्लियर है बेटा? ये तो तय हो गया कि सबको मुद्रा में बदल के जोड़ना है। दूसरा कि एक वित्तीय वर्ष में, आपको पता है कि हर देश अपना वित्तीय वर्ष निर्धारित किए हुए है। हमारा भी वित्तीय वर्ष निर्धारित है। हमारा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक निर्धारित है। इसका मतलब अगर भारत की बात करें तो भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में सभी उत्पादित वस्तु, अंतिम वस्तु तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? सकल घरेलू उत्पाद। तो वित्तीय वर्ष भी क्लियर हो गया। अभी एक शब्द और बचा हुआ, अंतिम वस्तु। वस्तु तो बोले होते तो बात समझ में आती, ये अंतिम वस्तु माने क्या है? तो अर्थव्यवस्था में हर वस्तु अंतिम वस्तु नहीं होती। तो अंतिम वस्तु किसे कहेंगे वो थोड़ा समझना है। हर वह वस्तु, हाँ बोलो बेटा। हाँ हाँ, किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिसका उपभोग हो जाए, अब वो आगे के लिए शेष न बच जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? अंतिम वस्तु। इसलिए कहते हैं मध्यवर्ती वस्तुओं को जोड़ना खतरे से खेलना हो जाएगा, फिर गलत आंकड़े आने लगेंगे। इसलिए कहा गया कि जब भी जोड़ना है तो अंतिम वस्तु जोड़ना। मैं उदाहरण से आपको समझाता हूं। जैसे गेहूं, मान लीजिए किसी देश में गेहूं का 100 किलो उत्पादन हुआ, मान लें, तो राष्ट्रीय आय में गेहूं की कीमत जोड़नी पड़ेगी। किसी देश में अगर गेहूं का उत्पादन हो रहा है तो क्या ये वस्तु नहीं है? राष्ट्रीय आय में इसको भी जोड़ना पड़ेगा ना। तो मान लीजिए कि 100 किलो गेहूं का उत्पादन हुआ और गेहूं की कीमत है सपोज करिए 15 रुपया पर केजी। बोले बेटा? अब बस मत करना कि सर इतने का नहीं, गेहूं है इतने का, वो सब नहीं लेना देना, मैं उदाहरण दे रहा हूं, है ना। तो गेहूं का जो योगदान है मुद्रा के रूप में वो राष्ट्रीय आय में कितना हो गया बेटा? 1500 रुपए का। तो गेहूं राष्ट्रीय आय में कितना जुड़ेगा बेटा? 1500 रुपए। क्लियर है? बोल नहीं रहे। अब जाहिर सी बात है कि ये गेहूं आटा बना होगा। अरे भाई, हम तो नहीं सुने हैं गेहूं कोई सीधे खा जाता है ना। आप सुने हो तो बात अलग है। तो डेफिनेटली गेहूं को कम से कम आटा तो बदलना ही पड़ेगा, आगे के आगे देखेंगे, है ना बेटा। तो इस 100 किलो अगर गेहूं आटे में बदल गया तो आटा हो गया कितना? 100 किलो। आप लोग अपनी समझ को थोड़ा ठीक रखिए। 100 किलो गेहूं से 100 किलो ही आटा होगा। 100 किलो गेहूं से 200 किलो आटा नहीं हो जाएगा, है ना। जितना गेहूं उतना ही आटा, है ना। लेकिन अब जाहिर सी बात है आटा तो 15 रुपए किलो नहीं होगा, आटा थोड़ा महंगा हो जाता है। काहे? बढ़ जाइए दुकान वाले से जाके, अरे इसमें जोड़े क्या हो, महीन कर दियो खाली, है तो मेरा ही गेहूं ना। अरे आटा ही तो बनाए हो ना, है तो मेरा गेहूं ही ना वो। ठीक है, चलो छोड़ो सभी बवाल, अभी हम जिधर फोकस करें उधर फोकस करो। तो आटा ही तो बनाया ना, महीन न किया है। 1 आध किलो गेहूं अपने घर से दे दिए हो, नहीं ना। तो अब जाहिर सी बात है कि गेहूं को महीन करने में कुछ श्रम लगा होगा, कुछ बिजली लगी होगी, कुछ मेहनत लगा होगा। वो फोकट में क्यों करेगा? वो बोल नहीं रहे हैं। तो आपसे वसूल लेगा, है ना। यानी 10 किलो का गेहूं 30 किलो का आटा कैसे हो जाता है? 15 किलो का गेहूं 30 किलो का आटा क्यों हो गया? अरे बेसिक उसके पीछे तो गेहूं ही है ना, कुछ और तो है नहीं। तो इसको अर्थव्यवस्था में कहते हैं वैल्यू एडिशन, वैट। वैट मान तो टैक्स हो जाता है, वैल्यू एडिशन टैक्स कहते हैं, वीए, जिसको लोग क्या बोलते हैं बेटा? वैल्यू एडिशन, मूल्यवर्धन। तो सिर्फ चक्की वाले ने गेहूं का मूल्य बढ़ा दिया, क्या लगा के बेटा?
श्रम लगा के, बिजली लगा के वो 15 किलो का गेहूं अब 30 किलो का आटा हो गया। तो 15 रुपए की वैल्यू बढ़ गई, 15 रुपए से 15 रुपए और वैल्यू बढ़ गई। क्लियर है बेटा? अभी वो सब चक्कर में मत पड़िए, लेकिन बढ़ गई ना। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि आटा 30 रुपया किलो बिक रहा है, तो आपने घोड़े क्या कर दिया बेटा, पर केजी ये कितना हो गया, 3,000 रुपया। इसमें से 50 किलो आटा रोटी बना के खा गए। बोल नहीं रहे। मान लीजिए ये रोटी घर में बनी, तब तो ठीक। एक महिला जो रोटी बना के आपको खिलाती है, उसने वैल्यू एडिशन किया है? नहीं। अरे उसने अपना श्रम लगाया है, उसने रोटी बनाया है, गैस पे रोटी को सेका है। बस होटल में जाके खा के देखो, समझ में आ जाएगा। है ना, कि कैसे मूल्यवर्धन हुआ। घर में तो फोकट में मिल जाती, समझ में नहीं आता ना। लेकिन वही रोटी अगर आप होटल में खाएंगे तो रोटी बनाने वाला अपनी मजदूरी रोटी में जोड़ लेगा, वो फिर मूल्यवर्धन हो गया। बोल नहीं रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसमें से मान लो 50 किलो आटा खा लिया गया, हम मान लेते हैं कि घर में ही बना। बड़े दुख की बात है बेटा किसी अर्थव्यवस्था में कि वो रोटी अगर होटल में बनेगी तो उसका मूल्यवर्धन काउंट होगा, लेकिन वह रोटी अगर घर में महिला बनाती जान दे दे के गर्मी में, कोई काउंट नहीं होगा। आपके घर में एक आया आती है, घर में साफ सफाई और आपका बर्तन साफ करती है, उसकी इनकम राशि आय में जोड़ी जाएगी। लेकिन अगर वही काम हाउसवाइफ करती है, एक ढेला नहीं जोड़ा जाएगा राष्ट्रीय आय में। ये बेईमानी है भाई, है ना? नहीं है। अरे भाई एक महिला कहते हम नहीं करेंगे, वो मेड रखिए, दाई रखिए, तो दाई आएगी घर में, झाड़ू पोछा बर्तन साफ करेगी, खाना बनाएगी, तो कुछ लेगी ना। मान लीजिए 5,000 रुपये महीना लेती है, तो 5,000 महीना राष्ट्रीय आय में जोड़ी जाएगी। लेकिन अगर कोई हाउसवाइफ ये सारा काम खुद ही निपटा देती है, खुद ही कर लेती है, तो क्या आपकी घर की आय को 5,000 रुपया नहीं बचा रही है? बोल नहीं रहे। लेकिन उसकी मेहनत ना मिट्टी में मिल जाती, कोई ध्यान नहीं रखता कि महिला 5,000 रुपये बचा रही है, वो राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं होता। क्लियर है बेटा? ये ध्यान रखना। तो अगर 50 किलो का आटा की रोटी बना के खा लिए तो आटा ही समझो। अब वो 50 किलो क्या हो गया, अंतिम वस्तु हो गया। बोल नहीं रहे। 50 किलो आटा क्या हो गया बेटा, अंतिम वस्तु। लेकिन वो 50 किलो आटा अगर किसी बेकरी में चला गया, बोल नहीं रहे बेटा, और उसे ब्रेड बना दिया गया, फिर वैल्यू एडिशन हो गया। बोल नहीं रहे। अब जाहिर सी बात है 50 किलो का आटा जितने में बिकेगा, 50 किलो आटे की ब्रेड उतने में तो नहीं बिकेगी, मुझे तो 5-6 गुना बढ़ जाएगा। और ब्रेड अगर बिक गया तो बड़ी अच्छी बात है, उपभोग वस्तु हो गया ब्रेड। लेकिन अगर वह ब्रेड किसी रेस्टोरेंट में चला गया और उससे अगर उसने 2 ब्रेड का एक सैंडविच बना दिया, अरे क्या करता है, 2 ठो टमाटर 2 ठो प्याज, और फिर एक सैंडविच का आपको देना होगा 60 रुपीज, वो 2 ब्रेड 60 रुपए का हो गया, फिर वैल्यू। तो मुझे लगता है ये अंतिम वस्तु हो गई। अर्थव्यवस्था में कहा जाता है कि तब तक नहीं जोड़ना है जब तक कि अंतिम। अब देखो यहां गड़बड़ी क्या हो रही है। अगर आपने 1,500 रुपए गेहूं का जोड़ लिया और 3,000 रुपए आटे का जोड़ लिया, तो राष्ट्रीय आय में गणना हो रही है 4,500 की। आपको नहीं लगता कि गलत हो रहा है? अगर आप आटे को 3,000 जोड़ते हो तो क्या इसमें 1,500 का गेहूं नहीं जुड़ा हुआ है? अरे हाँ ना कुछ बोलेंगे। तो आटे को जोड़ना है, गेहूं को नहीं जोड़ना है, क्योंकि अगर दोनों जोड़ोगे तो दोहरी गणना हो जाएगी। एक ही चीज को हम 2-2 बार जोड़ ले रहे हैं। एक बार गेहूं को गेहूं के रूप में जोड़ लिया,
और एक बार जब आटे को जोड़ा तो फिर आपने गेहूं का 15 रुपए जोड़ लिया। बोल नहीं रहे हैं। और अगर आपने सैंडविच का 60 रुपया भी जोड़ा तो आपने क्या क्या कर लिया? आपने गेहूं जोड़ लिया, आपने आटा जोड़ लिया, आपने ब्रेड जोड़ लिया, आपने सैंडविच जोड़ लिया। एक ही चीज। अच्छा, जब ब्रेड का वो 60 रुपया लेता है सैंडविच का, तो क्या उसमें गेहूं नहीं जुड़ा है? क्या उसमें आटा नहीं जुड़ा है? क्या उसमें ब्रेड नहीं जुड़ा है? क्या उसमें उसकी मेहनत मजदूरी नहीं जुड़ी है? सब जोड़ जाड़ के ना 60 रुपया बताया। तो ब्रेड में जितना आटा लगा है वो आटे की कीमत है उसमें, उसमें जितना गेहूं लगा है उस गेहूं की कीमत है उसमें, उसमें वैल्यू एडिशन जितना हुआ उसमें। इसीलिए कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था में बीच की वस्तुओं को गणना में शामिल नहीं करेंगे। जैसे लोहा है बेटा, तो लोहे से स्टील भी बनती है, लोहे से सरिया भी बनती है, लोहे की प्लेट बनती है। अब सरिया को बिल्डिंग में सीधे उपयोग अगर कर दिया, ये अंतिम वस्तु तो हो गई। बोल नहीं रहा बेटा। लेकिन लोहे की प्लेट को अगर कार बनाने की फैक्ट्री में भेज दिया गया तो फिर लोहे की प्लेट को राष्ट्रीय आय में गणना नहीं की जाएगी, वो गणना सीधे की जाएगी कार। जब आप कार खरीदते हो और वो इतनी बड़ी सी वो आजकल है ना वो कार्डबोर्ड की चाबी शोरूम में आपको पकड़ाते हैं, फोटो खिंचवाइए कि कार की चाबी, उतनी बड़ी चाबी किस कार में लगती है? तो सिंबॉलिक है, वो चाबी पकड़ाते हैं। तो चमचमाती हुई कार जब घर लेके आए उसमें हर कीमत जोड़ ली गई है, उसमें लोहे की कीमत भी जोड़ ली गई है, उसमें स्टील की प्लेट की कीमत भी जोड़ ली गई है, उसमें वैल्यू एडिशन की कीमत जोड़ ली गई है, उसमें आलिस पालिस एंड पेंट सारी कीमत जोड़ ली गई। तो अब अगर आपने उसको राष्ट्रीय आय में जोड़ा तो उतने का लोहा भी आपने जोड़ लिया। अब पूरे लोहे के एक बार फिर जोड़ोगे राष्ट्रीय आय में तो गड़बड़ है। अब उतना लोहा घटा के जोड़ो जितने लोहे से कार बनी। बोल नहीं रहे। इसीलिए अर्थव्यवस्था में कहा जाता है कि हमेशा अंतिम वस्तु को जोड़ना है। सैंडविच जोड़ रहे हो तो ना उतने का गेहूं जोड़ना है, ना उतने का आटा जोड़ना है, ना उतने का ब्रेड जोड़ना है, उसको हटा दो। तो गणना में दो दो बार एंट्री नहीं हो पाती किसी चीज की, और नहीं तो फिर एक ही चीज दो दो तीन तीन बार जुड़ जाएगी और फिर गलत आंकड़ा आ जाएगा। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हो? क्लियर है बेटा? देखें, एक नोट बना के लिखो। अंतिम वस्तु से अभिप्राय। अंतिम वस्तु से अभिप्राय उन वस्तुओं से होता है जिनका उपभोग कर लिया जाए, कंज्यूम कर लिया जाए। अब जैसे आपने पेन खरीदा आपने लिखने के लिए, तो पेन अंतिम वस्तु हो गई। लेकिन पेन खरीदा आपने बेचने के लिए, तो जो बेचा है कीमत पे वो अंतिम वस्तु हो गई। पता नहीं मेरी बात? ऐसे हर जगह आप देख सकते हो कि बहुत ढेर सारी वस्तुएं अंतिम वस्तु नहीं होती, बहुत ढेर सारी वस्तुएं अंतिम वस्तु हो जाती है। मेरी बात समझ पा रहे हो ना बेटा? हर जगह आप देख सकते हो, एवरीवेयर आपको दिखेगा। जब उपभोग में आ गया तो अंतिम वस्तु हो गई। किसी भी लेवल पे जब उसका उपभोग किया, माने आगे के चरण के लिए वो ना बचे, तो क्या हो जाएगी बेटा? अंतिम। मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट बेटा? अब एक बात मुझे बताइए, भारत की घरेलू सीमा जो है, जहां पे एक वित्तीय वर्ष में सभी अंतिम वस्तु सेवाओं का उत्पादन किया गया, क्लियर है? तो क्या भारत में कुछ विदेशी लोग नहीं है? उत्पादन तो भारत में हो रहा है लेकिन वो पैसा विदेश में जा रहा है। बोल नहीं रहे बेटा? वहीं कुछ भारतीय विदेशों में है जो कमा तो विदेश में रहे हैं लेकिन ला अपने देश में रहे हैं। तो जीडीपी किसी देश की राष्ट्रीय आय नहीं होती कि होती है? और बताओ बेटा, जैसे जीडीपी क्या है? किसी देश की घरेलू सीमा में। तो हमारी घरेलू सीमा में खाली भारतीय ही हैं। अरे ढेर सारे एप्पल का फोन भारत में बन रहा है, सैमसंग का फोन भारत में बन रहा है, तमाम विदेशी कंपनियां भारत में हैं। तो गतिविधि तो भारत की आर्थिक सीमा में हो रही है।
भारत की घरेलू सीमा में हो रही है, लेकिन उनकी इनकम शिफ्ट कर जा रही है उनके देश, आया ना। और वहीं हमारी भी तो कुछ कंपनियां विदेशों में होंगी, हमारे भी तो कुछ लोग विदेशों में होंगे जो वहां की घरेलू सीमा में काम कर रहे हैं, लेकिन आय जो सृजित हो जा रही है वो हमारे देश में चली आ रही है। बोल नहीं रहे हैं। तो जीडीपी का पूरा हिस्सा राष्ट्रीय आय का भाग नहीं बनता, क्योंकि इसमें से कुछ हिस्सा कहां चला जाता है बेटा? विदेशों में चला जाता है। हाँ, विदेशों का भी कुछ भाग हमारा हिस्सा बन जाता। वैसे समझो, जैसे मान लो कि हम घरेलू सीमा को प्राकृतिक सीमा ही मान लें थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। एक बात बताएं बेटा, कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना है, और अगर मैं नहीं समझा पाया तो इस धरती पे कोई नहीं समझा पाएगा आपको। ये मैं लिख के दे रहा हूं, तो समझ ही लीजिए। और एक बात कि अगर इसे नहीं समझ पाए तो 7 जन्म में नहीं समझ पाएंगे। ये अर्थव्यवस्था की सबसे भयानक अवधारणा है बेटा, तो गंभीरता से इसको समझिए। और मैं पूरी यकीन से कह दूं बेटा कि अगर मैं नहीं समझा पाया आपको, इस धरती पर कोई टीचर आपको नहीं समझा पाएगा। ये मैं लिख के दे रहा हूं आपको, इसको समझ लीजिए बेटा, कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। और नहीं तो अगर चूकोगे ना तो किताब पढ़ के 7 जन्म लगेगा समझने में। पढ़ लेना ना रमेश सिंह को राष्ट्रीय आय, या कहीं पढ़ के समझ लेना ना, ऐसा उलझाएंगे कि आपकी बुद्धि ही गुम हो जाएगी। तो प्यार से समझिए बेटा। और पढ़ाई हो रही है बेटा, इसी से लोग कलेक्टर बनते हैं, इसी से लोग डीएम बनते हैं, और इसी से सड़क पे झाड़ू लगा रहे हैं लोग। तो डिपेंड आपकी मर्जी पे करता है कि आप इसको क्या कर रहे हो। हमसे क्या लेना देना है? मुझे पढ़ाना है, यही पढ़ के कोई यूपीएससी बन के चला गया और कोई सिपाही भी नहीं बन पाएगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए कि यही भारत की घरेलू सीमा है, मान लें थोड़ी देर के। इस घरेलू सीमा में जो भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है वो बन गया क्या बेटा? जीडीपी। अब देखने में ये लग रहा है कि इससे सारा पैसा भारत के काम आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कोई एक देश और होगा जिसके लोग भारत में होंगे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, एक नहीं कई देश के लोग हो सकते, एक उदाहरण से। तो यहां से जो कमाएंगे जीडीपी का हिस्सा इधर चला गया। तो जीडीपी कहां की थी? भारत की थी। अब सैमसंग का फोन अगर भारत में बनता है तो उसकी भी कीमत हम जोड़ेंगे राष्ट्रीय ये जीडीपी में, कि नहीं जोड़ेंगे? जोड़ेंगे ना। लेकिन वो जाहिर सी बात है, उसका पैसा चला गया कहां? अपने देश में। लेकिन यहां की जीडीपी हो सकता है भारतीय काम करते हो, तो वो अपनी इनकम कहां लेके चले आए? इधर लेके चले आए। अब ये देखना पड़ेगा कि गया ज्यादा कि आया ज्यादा। बोल नहीं रहे। अगर देश से कम गया और ज्यादा आया तो जाहिर सी बात आप प्रॉफिट में है। देश से निकल गया ज्यादा, आया कम, तो आप नुकसान में है। तो जब ये गया और आया एडजस्ट कर लिया जाता है किसमें? जीडीपी में। तो जीडीपी कहलाती है जीएनपी। तो जीडीपी और जीएनपी में कोई अंतर नहीं। यानी देश से जो गया और देश में जो आया, कैलकुलेशन में इसको जब हम शामिल कर लेंगे तो ये जीडीपी से बदल के जीएनपी हो जाता है, घरेलू से बदल के राष्ट्रीय हो जाता है। क्लियर है बेटा? तो क्या करना होगा? जीएनपी कैसे निकालेंगे? जीडीपी तो निकाल ही लिया। बोल नहीं रहे। बस इसी में प्लस माइनस करना होगा x माइनस एम। अब प्लस माइनस का है, इसका रिजल्ट प्लस होगा कि माइनस होगा ये अभी कह पाना मुश्किल है ना बेटा? तो ये हो गया x और ये हो गया m। जो निकल के गया वो m हो गया, वो माइनस होगा, और जो बाहर से आ गया x वो बढ़ेगा। तो जीडीपी में इसी को अगर एडजस्ट कर लिया जाए, जो विदेश गया और जो विदेश से आया, तो फिर जीडीपी कन्वर्ट हो जाएगी जीएनपी। पता नहीं क्लियर हुआ कि नहीं? बस इतना सा कैलकुलेशन एडजस्ट करना पड़ता है। क्लियर है? अब एक चीज बताइए
कि जीडीपी और जीएनपी बराबर भी हो सकता है क्या? यही सब बवाल करेगा आपसे। किन स्थितियों में उतना आ जाए? एक ये स्थिति, और एक ऐसी स्थिति जिसमें ना कोई जाए ना कोई आए। क्लियर है? और कहा जाता है कि ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता है, बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में जीडीपी और जीएनपी एक बराबर हो जाती है, लेकिन खुली अर्थव्यवस्था में जीडीपी और जीएनपी एक बराबर एक शर्त पे होगी कि जितना जा रहा है अगर उतना आ रहा है तो जीडीपी और जीएनपी बराबर हो जाएगी। अब भारत में बताइए व्यवहार में कि भारत की जीडीपी और जीएनपी में कौन ज्यादा है? आपको क्या लग रहा है? जीएनपी कम है, इसका मतलब देश से पैसा बाहर ज्यादा निकल जाए। क्यों? हाँ, मैंने आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। भारत में जीएनपी ज्यादा होता है, जीडीपी कम होता है। कारण है कि भारत में विदेशों से पैसा बहुत आता है। तो पैसा ऐसा नहीं है कि उत्पादन से ही आता हो, मैन पावर से भी पैसा आता है। बहुत ढेर सारे भारतीय गल्फ कंट्री में, यूएस में, यहाँ वहाँ जॉब कर रहे हैं, और जितना हम लोग जॉब करते हैं दुनिया के देशों में, उतना किसी देश के लोग जाके जॉब नहीं करते। हम पूरी दुनिया भर में छितराए हुए हैं और कमाते हैं वहां और भेजते हैं यहाँ, और यहाँ भेज के बताते हैं सऊदीया की कमाई है। बच्चे लोग बाइक वाइक खरीद के और तरह तरह की डिजाइन में बाल वाल कटा के सड़क पे चलते हैं जैसे मुकेश अंबानी के ही परिवार के हैं, है ना? और पिता वहां क्या कर रहा है उससे जाके पूछो। एक ने बताया कि ऊंट चलाते हैं, ठीक है, कुछ भी करते हैं, कोई देख नहीं ना रहा है, लेकिन वहां जाके वो काम करता है, पैसा कमाता है और अपने देश बेचता है। यहाँ बच्चे लोग इतनी नफासत करते हैं कि उनको पता ही नहीं, लेकिन वो पैसा वहां के जीडीपी का था। और काम किसके आ रहा है? भारत के। भारत में पल्सर खरीद रहे हैं, भारत में अपाचे खरीद रहे हैं, भारत में बुलेट खरीद रहे हैं। तो कहाँ भारत की अर्थव्यवस्था ना बढ़ रही है बेटा? तो भारत में जीडीपी और जीएनपी इक्वल नहीं होती, भारत में जीएनपी ज्यादा होती। यही सब बवाल होगा बेटा आपके साथ। ऐसा थोड़ी कि आपसे राष्ट्रीय आय पूछेगा, आपसे पूछेगा जीडीपी जीएनपी कब बराबर होगा, कब जीडीपी ज्यादा हो जाएगा, कब जीएनपी ज्यादा होगा, कैलकुलेशन करा लेगा। वेयर एक्स इज ग्रेटर देन एम, कह देगा जहां एक्स एम से ज्यादा है तो सही विकल्प का चयन करिए, जहां एम एक्स से ज्यादा है तो सही भी। ये सब बवाल होना है बेटा आपकी परीक्षा में। तो अगली हेडिंग बना लो बेटा, बात करते हैं जीएनपी। जीएनपी, जीएनपी फॉर अभिग्रास ही है बेटा, अभिग्रास चल रहा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हिंदी लिख लिया जाए बेटा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। हाँ लिख लें, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। परिभाषित कर सकते हैं? करिए ना। ना जीडीपी का नाम मत लो, जीडीपी का नाम काहे ले रहे हो? ये तो कैलकुलेशन का एक तरीका है। अब हम बोल रहे हैं किसी देश के नागरिकों द्वारा, फिर से सुने, किसी देश के नागरिकों द्वारा, वो नागरिक चाहे भारत में हो, वो नागरिक चाहे विदेश में। तो अब बात बैठ जाएगी, है ना बेटा? भारत की घरेलू सीमा में भारत के नागरिकों द्वारा, और भारत की घरेलू सीमा के बाहर भी भारत के नागरिकों द्वारा। बोल नहीं रहे, परिभाषित कर दें, किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में। आगे की लाइन सब वही हो जाएगी। हाँ, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो घरेलू से राष्ट्रीय होने के लिए
क्या करना होगा? निवासियों को बदल के नागरिक में कन्वर्ट करना होगा। वो नागरिक भारत के भारत में भी हो सकते हैं, तो भारत के नागरिक भारत के बाहर भी हो सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो आज यहीं तक बेटा, आगे बात करेंगे।